हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। एकदम बढ़िया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ इम्पोर्टेंट नर्सिंग के लिए चीजें, ठीक है, बेसिक नॉलेज। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप अभी कॉलेज में जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या फिर आप नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक नोफेट, आरआरबी, DSSB, CHO या फिर अदर स्टाफ नर्स, ठीक है, तो ये सभी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो आज मैं आपको पूरी एक क्लास बेसिक की करवाने वाली हूँ। ठीक है, कुछ चीजें मैंने लिखी हैं और कुछ चीजें मैं बिना लिखे आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं अब डेली एक लेक्चर अपलोड करूंगी जिसमें डेली कुछ नया चीज आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है मिडवाइफरी। मिडवाइफरी होता क्या है? देखिए, मिडवाइफरी नर्सिंग ही हमारे नर्सिंग फील्ड के अंदर एक शाखा है, एक ब्रांच है। ठीक है, जिसके अंदर हम दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी चीजें? एक तो हम पढ़ते हैं ऑब्स्टेटिक नर्सिंग और दूसरी होती है गायनेकोलॉजी नर्सिंग। ठीक है, तो मिडवाइफरी नर्सिंग की कितनी ब्रांचेस हैं? दो ब्रांचेस, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी। अब बात आती है कि ऑब्स्टेटिक्स नर्सिंग क्या होता है और गायनेकोलॉजी नर्सिंग क्या होता है। देखिए, ध्यान से समझिए। ऑब्स्टेटिक्स नर्सिंग का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी, गर्भ अवस्था एंड गर्भावस्था से रिलेटेड समस्याएं, रिलेटेड बीमारी। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ऑब्स्टेटिक्स क्या है? प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम, जितनी भी बीमारी है। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद है गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी, ठीक है, तो गायनेकोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड प्रॉब्लम, जितने भी फीमेल के अंदर प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, जनन तंत्र से रिलेटेड, उतनी सभी बीमारियों के बारे में और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में फीमेल के हम किसमें स्टडी करते हैं, किसमें पढ़ते हैं? गायनेकोलॉजी नर्सिंग में। ठीक है, आपने देखा होगा जब आपको कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है, ठीक है, मतलब कि प्राइवेटली, तो आप कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है हमें। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्त्री रोग विशेषज्ञ कहते हैं जिसे हम गायनेकोलॉजिस्ट। डन डन। चलिए, इसके बाद फोर्थ टर्मिनोलॉजी है जिसे हम क्या बोलते हैं? एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी क्या होता है? एंड्रोलॉजी क्या होता है? तो देखिए, एंड्रोलॉजी हम उसे कहते हैं मेल मानव। ठीक है, मानव के अंदर जो पुरुष होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो एंड्रोलॉजी में हम किसे अध्ययन करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आपको पूछी भी जा सकती है, तो अच्छे से याद रखना। ठीक है, नहीं तो आप लोग सोचो कि मैं वैसे ही लगी हूँ। नहीं, वैसे ही नहीं लगी हूँ। ठीक है, ये है एंटीनेटल। एंटीनेटल केयर का मतलब होता है कि जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, प्रेगनेंसी में केयर प्रोवाइड करना एंटीनेटल केयर होती है, नेटल केयर। और इसके बाद पोस्ट नेटल केयर और उसके बाद इंट्रानेटल केयर। ठीक है, तो पोस्ट नेटल मतलब कि डिलीवरी के बाद जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं फीमेल को, कि उसके ब्लीडिंग चेक करना, ठीक है, उसके बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना, ठीक है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है, कोई भी चीज है डिलीवरी के बाद, उसके अंदर हम पोस्ट नेटल के अंदर उसकी देखभाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद इंट्रानेटल। इंट्रानेटल का मतलब होता है कि जब एक फीमेल की डिलीवरी हो रही है, वो लेबर रूम में है, ठीक है, उस टाइम जो केयर प्रोवाइड करते हैं उसे हम इंट्रानेटल, मतलब इंट्रा मतलब चलते। ठीक है, कैसे? इसमें क्या देते हैं कि फीमेल के कॉन्ट्रेक्शन कैसे आ रहे हैं, मतलब कि जो कॉन्ट्रेक्शन आते हैं वो कैसे आ रहे हैं, उसको कैसा पेन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि जो डिलीवरी है, ठीक है, डॉक्टर जो कोशिश करते हैं डिलीवरी क्या है, नॉर्मल पॉसिबल हो, अगर पॉसिबल नहीं होती तो सिजेरियन करना पड़ता है। तो एंट्रानेटल में ये सभी चीजें हम देखते हैं। उसके बाद दिख रहा होगा, आई होप आप सभी लोगों को। ठीक है, ये है एट्थ टर्मिनोलॉजी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे आ गया, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर भी होते हैं और फीमेल के अंदर भी होते हैं, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर क्या है, दोनों के अंदर अलग अलग होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो अगर मेल की बात की जाए तो मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं टेस्टिस। क्या होते हैं, टेस्टिस। अब बात की जाए टेस्टिस कहाँ होते हैं, तो देखिए यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पे समझा देती हूँ, देखिए ऐसे करके मेल के अंदर दो होते हैं टेस्टिस, इस टाइप से बाहर की ओर लटके होते हैं एक थैली नुमा संरचना में। इस थैली नुमा संरचना को हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। तो दो होते हैं टेस्टिस और बाहर रहते हैं हमारे शरीर के, हमारे नहीं पुरुष के शरीर के, ठीक है। उसके बाद है कि जो टेस्टिस है वो क्या करता है, गैमीट को फॉर्मेशन करता है। जो गैमीट है उसका फॉर्मेशन करता है, जिसे हम हिंदी में उगमनस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है मेल के अंदर गैमीट, तो मेल के अंदर जो गैमीट होता है उसे हम स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, याद रख लेना, क्या बोलते हैं, स्पर्म, ठीक है। और इसके बाद फीमेल की बात की जाए कि फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, तो याद रखना फीमेल के अंदर ओवरी होती है। क्या होती है, ओवरी होती है, ठीक है, ओवरी होती है। ओवरी ही क्या करती है, गैमीट फॉर्मेशन करती है। और फीमेल के अंदर गैमीट क्या होता है, ओवम। क्या होता है, ओवम, ठीक है। समझ में आ गया, आ गया समझ में, चलो ठीक है। इसके बाद बात की जाए कि जो स्पर्म है और जो ओवम है, ठीक है, स्पर्म है और ओवम है, इनका जीवन काल कितना होता है, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, तो याद रख लेना इसका लाइफ स्पैन होता है स्पर्म का 48 से 72 घंटे, ठीक है। 48 से 72 घंटे यानी कि 2 से 3 दिन, ठीक है। उसके बाद ओवम की बात की जाए तो इसका लाइफ स्पैन होता है 12 से 24 आवर्स यानी कि 1.5 डे, ठीक है। इसके बाद आता है कि स्पर्म बनता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है। जिस प्रोसेस द्वारा स्पर्म बनता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म बनने की प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। डन, चलिए। उसके बाद ओवम बनने की प्रोसेस, ओवम बनने की प्रोसेस है oogenesis। क्या है, oogenesis। अब बात की जाए कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को बनने में कितना टाइम लगता है, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, उसके बाद मैंने पिया नहीं है क्लास ली तब, थोड़ा सा पानी पीती हूँ, 2 मिनट, 2 मिनट बस, जब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। 2 मिनट पानी पी लूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, चलो ठीक है, ले लिया होगा। तो चलिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए थे कि ओवम के बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, oogenesis, ठीक है। अब बात आती है कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म को बनने में कितना टाइम लगता है, तो याद रखना स्पर्म को बनने में जो टाइम लगता है, देखिए यहाँ पे 3 चीजें, तीन समय लगेगा, 3 टाइप का समय लग सकता है, ठीक है। मतलब 3 टाइप का मतलब हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं 61 को, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं 61 को। अगर 61 नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी हम देते हैं 72 को। अगर 72 भी नहीं है तो थर्ड प्रायोरिटी हम देते हैं 91 यानी 91 को, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी 61 को, सेकंड 72 को, फिर थर्ड प्रायोरिटी देते हैं 90 को, ठीक है। तो इतने में क्या है, स्पर्म फॉर्मेशन हो ही जाता है, ठीक है। इसके बाद oogenesis की बात की जाए, oogenesis को कितना टाइम लगता है, तो याद रखना oogenesis को लगता है 6 से 8 डे। अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है, मैं खड़ी हूं, मैं बताऊंगी। इसके बाद फिर से नेक्स्ट चीज आती है प्यूबर्टी। क्या आती है, प्यूबर्टी, जिसे हम बोलते हैं यौवन अवस्था, प्यार मोहब्बत की अवस्था, ठीक है। ठीक है, प्यार मोहब्बत ही होता है इस अवस्था में, ठीक है, ज्यादातर, ठीक है, प्यूबर्टी। तो बात की जाए कि मेल के अंदर कब शुरू होती है ये प्यार मोहब्बत की प्रक्रिया,
तो याद रखना ये शुरू होती है 12 से 15 साल में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मेल में पहले होती है या फीमेल में, तो याद रखना फीमेल के अंदर ये चीज पहले होना शुरू हो जाती है, उसके बाद मेल में होती है। आपने देखा होगा बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियां किसी के साथ भग जाती हैं या किसी के साथ इतनी छोटी सी उम्र में ठीक है रिलेशनशिप में आ जाती हैं और संबंध बनाने लगती है। तो क्या है, ये चीज फीमेल के अंदर पहले शुरू हो जाती है। बट मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोगों से, सभी बहनों से, ठीक है, कि जब तक पढ़ रहे हो ये फालतू की चीजों में मत पढ़ो। आपके पेरेंट्स ने जो समय दिया है ना उसका यूटिलाइज करो, क्योंकि आजकल प्यार मोहब्बत कोई चीज नहीं होती है, जिस्म की भूख होती है। ठीक है, समझ गए होगे, अब ज्यादा नहीं कहूंगी मैं। ठीक है, तो चलो हम बात कर रहे थे कि फीमेल के अंदर कब आती है, 10 से 16 साल की उम्र में प्यूबर्टी आ जाती है, यौनावस्था प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, बाद में बताऊंगी प्यूबर्टी के टाइप कितने होते हैं सब कुछ। ठीक है, अभी जो लिखा है वो समझ लो। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इसलिए लिख दिया था ये चीज मैंने कि आप लोगों को मतलब ये बोल लिखा रहेगा तो लिखने में टाइम खराब नहीं होगा। ठीक है, और ये ऐसी चीजें हैं कि आपको ऐसे ही समझने में, ऐसे कोई चीज नहीं है कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, चलिए इसके बाद समझते हैं लार्जेस्ट सेल, यानी कि मेल के अंदर। ठीक है, ये मेल वाला पोर्शन है, याद रख लेना, वो फीमेल वाला। तो मेल के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? वैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात की जाए, पूरे मानव शरीर की बात की जाए, अगर ऐसा करके ना आए कि पुरुष के अंदर, मेल के अंदर, तो हम ओवम लगाते ही हैं। लेकिन आप सभी लोगों को पता होगा कि जो ओवम है वो सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे पूछा है कि लार्जेस्ट सेल मेल के अंदर क्या है, तो मेल के अंदर लार्जेस्ट सेल हम मानते हैं न्यूरॉन को। किसे मानते हैं हम? न्यूरॉन को। ठीक है, मस्तिष्क में जो पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद फीमेल में तो ओवम है ही, ओवम प्रेजेंट होता है, तो फीमेल में तो ओवम है ही। ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ESIC में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वाला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है पुरुष के अंदर, मेल के अंदर। तो देखिए पुरुष में तो स्पर्म प्रेजेंट होता ही है, तो पुरुष के अंदर तो स्पर्म है ही, बट फीमेल के अंदर तो स्पर्म होता ही नहीं है भाई। तो फीमेल के अंदर हम प्लेटलेट्स को मानते हैं सबसे छोटी सेल। ठीक है, इसके बाद है सेक्स हार्मोन। ठीक है, सेक्स हार्मोन मेल के अंदर कौन सा होता है? सेक्स हार्मोन, तो याद रखना सेक्स हार्मोन का मतलब होता है जो द्वितीयक लक्षणों का विकास करता है, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स का विकास करता है। जैसे कि पुरुष में दाढ़ी मूछ का आना भाई हम लोगों में नहीं आती, उन्हीं में आती है। ठीक है, और फीमेल में जैसे पीरियड्स आना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, एक्सिलरी हेयर आना, ठीक है, प्यूबिक हेयर आना, ये सभी चीजें क्या है एस्ट्रोजन के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, आज की क्लास ना आपके कितने सारे क्वेश्चन कवर कर देगी बेसिक। ठीक है, अभी तो और पढ़ा रही हूँ, ये रफ करके और पढ़ाऊंगी। ठीक है, साइज क्या होता है स्पर्म का? तो याद रखना स्पर्म का साइज होता है 50 माइक्रोन, और अगर ओवम की बात की जाए तो ओवम का साइज होता है 120 से 130 माइक्रोन। तो उम्मीद और आशा के साथ मैं सोच सकती हूँ कि आपको आज की जो अभी की इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ, और आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा मिडवाइफरी। मिडवाइफरी क्या होती है? हमारे नर्सिंग की एक शाखा है जिसके अंदर हम दो चीजों का अध्ययन करते हैं, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी। ऑब्स्टेटिक्स क्या होता है? जिसमें हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड प्रॉब्लम गायनेकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसके बाद है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड प्रॉब्लम। एंटीनेटल केयर का मतलब होता है कि जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, प्रेगनेंसी में केयर प्रोवाइड करना एंटीनेटल केयर होती है। इसके बाद पोस्टनेटल होती है, मतलब कि जब फीमेल की डिलीवरी हो चुकी है उस टाइम जो केयर प्रोवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं पोस्टनेटल। उसके बाद आता है
इंट्रा मतलब कि जब एक फीमेल की डिलीवरी हो रही होती है उस टाइम केयर प्रोवाइड करना, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रानेटल केयर। ठीक है, उसके बाद हमने 8 है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसमें मेल के अंदर अलग होते हैं, फीमेल के अंदर अलग होते हैं। तो मेल की बात की जाए तो इसमें टेस्टिस होते हैं, फीमेल की बात की जाए तो ओवरी होती है। गैमीट की बात की जाए तो मेल में स्पर्म गैमीट होता है, फीमेल में ओवम होता है। उसके बाद बात की जाए कि स्पर्म ठीक है का जो जीवन काल है वो कितना होता है, तो हमने पढ़ा 72 से 48, यानी 48 से 72, कुछ भी कह लो आगे या पीछे। स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, उसके बाद ओवम कितना लाइफ स्पेन होता है, जीवन काल होता है। ठीक है, 12 to 24 आवर्स इसे बनने की प्रोसेस को जेनेसिस। उसके बाद हमने पढ़ा प्यूबर्टी मेल के अंदर थोड़ी लेट आती है, फीमेल के अंदर थोड़ी जल्दी आती है। मेल के अंदर प्यूबर्टी की एज कितनी होती है, हमने पढ़ा 12 से 15। ठीक है, और फीमेल की बात की जाए तो 10 से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद 16 तक। उसके बाद लार्जेस्ट सेल पढ़ा। ठीक है, उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल पढ़ा, उसके बाद सेक्स हार्मोन पढ़ा, उसके बाद साइज पढ़ा। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका, अच्छे हैं आप लोग याद करना। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपके साथ पेश की हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको कुछ और चीजें पढ़ाती हूँ। ठीक है, रब कर दूं इसको। चलिए देखिए, मैंने इसलिए लिख दी थी ये चीजें आप लोगों को इस वजह से कि आप लोगों को जो टाइम है ना लिखने का वो बचेगा, क्योंकि ये चीजें समझने, ऐसा नहीं था कि आपको कुछ इतना कुछ समझना है। ठीक है, तो चलिए सब कुछ रफ ही कर देती हूँ गाइस। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो। कोई भी दिक्कत है आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जो भी डाउट होगा मैं आपको दूसरा लेक्चर शुरू करने से पहले उसका डाउट आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो आप लोग देखिए, मैं लाइफ में कभी, मेरे को इतनी सारी चीजें नहीं आती थी मैं छोटे में, तो मैं कभी ना, एक चीज मेरे अंदर थी कि मेरे को कोई चीज नहीं आती है तो मैं पूछती थी। मैं ऐसे नहीं थी कि भाई नहीं आ रहा है बस घुचड़ू बनने बैठे, नहीं, मैं तो भाई पूछती थी। क्यों नहीं पूछूंगी, जो नहीं आ रहा है पूछूंगी, फीस दे रहे हैं पूछेंगे, आप लोग भी पूछना। ठीक है, तो अब मैं समझाने वाली हूँ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम। ठीक है, ये चीज और समझ लो, बेसिक है। ठीक है, तो चलिए इससे लिखती हूँ यार, ब्लैक से लिखती हूँ। ठीक है, ब्लैक मैंने कहाँ कर दी पता ही नहीं, ये रहा। ठीक है, चलो ब्लैक से लिखती हूँ, ब्लैक से ज्यादा सही रहा। तो क्रोमोसोम बात की जाए कि क्रोमोसोम कितने होते हैं हम लोगों में, देखो एक प्यारा सा बना है, ये इंसान है, तो याद रखना हमें क्रोमोसोम होते हैं 46। कितने होते हैं, 46 होते हैं। पेयर की बात की जाए तो कितने होते हैं, ठीक है, कितने पेयर होते हैं, पेयर की बात की जाए तो कितने पेयर होते हैं 23 पेयर। कितने होते हैं, 23 पेयर्स। ठीक है, और बात की जाए कि क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं, तो ठीक है, क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, ऑटोसोम ठीक है, और होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम कितने जोड़े होते हैं, ऑटोसोम होते हैं 22 पेयर, यानी कि 44 ऑटोसोम होते हैं। और जो ऑटोसोम होते हैं ना वो मेल एंड फीमेल में, ठीक है, मेल ठीक है प्लस फीमेल, दोनों में इनकी संख्या कैसी होती है, दोनों में इनकी संख्या बराबर होती है। बट जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, इनमें क्या है, मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंस होते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2 होते हैं। पेयर की बात की जाए 1 पेयर। ठीक है, तो मेल के अंदर, ठीक है, मेल के अंदर होते हैं XY और फीमेल के अंदर होते हैं XX। ठीक है, समझ में आया कि क्रोमोसोम टोटल कितने होते हैं 46। पेयर की बात की जाए 23 पेयर्स। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम कितने होते हैं, 22 पेयर होते हैं। नंबर की बात की जाए 44 होते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम मेल एंड फीमेल दोनों में अलग होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 1 पेयर यानी कि 2 होते हैं। ठीक है, मेल की बात की जाए XY और फीमेल की बात की जाए XX। चलिए एक चीज और समझाती हूँ। ठीक है, इसको रब कर दूं। चलिए एक चीज और समझाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब बात की जाए कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, सेक्स डिटर्मिनेशन है, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है लिंग निर्धारण।
ठीक है, लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण का मतलब होता है कि लड़का लड़की का पता लगाना। कैसे पता चलता है? तो देखिए, हमने पढ़ा था कि मेल के अंदर, ठीक है, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर क्रोमोसोम क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। मेल के अंदर होते हैं एक्स वाई, ठीक है, फीमेल के अंदर होते हैं एक्स एक्स। समझ में आया? तो अगर हमें सेक्स डिटर्मिनेशन करना है तो हम मेल के, ठीक है, मेल के क्रोमोसोम से पता लगाते हैं। अगर निषेचन के टाइम, ठीक है, अगर निषेचन के टाइम मेल का एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, फीमेल के एक्स से मिल गया तो यहाँ पे इस कंडीशन में लड़का होगा, यानी बॉयज होगा। अगर एक्स और फीमेल का भी एक्स मिल गया फर्टिलाइजेशन के टाइम तो यहाँ पे लड़की होगी, यानी कि गर्ल्स होगी। तो सेक्स डिटर्मिनेशन किससे होता है? मेल के क्रोमोसोम से होता है। समझ में आ गया? चलिए आ गया। चलिए और चीज बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ चलिए, प्यूबर्टी के बारे में समझा था, उसको और बताती हूँ, ठीक है। ठीक है, आई उम्मीद अच्छा तो लग रहा ना आपको? ठीक है, तो प्यूबर्टी देखिए, प्यूबर्टी 2 टाइप की होती है, इससे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। एक होती है डिलेड प्यूबर्टी और एक होती है प्रीक्यूरसिस प्यूबर्टी, यानी पहले आना, ठीक है, पहले आना, प्री। तो देखिए, जो डिलेड प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है? डिलेड प्यूबर्टी का मतलब होता है लेट, यानी कि प्यूबर्टी एज से बाद आना। प्यूबर्टी एज हमारी कितनी होती है? मेल के अंदर होती है 12 to 15, फीमेल के अंदर होती है 10 to 16। तो ये एज निकलने के बाद जब प्यूबर्टी आती है तो उसे हम डिलेड प्यूबर्टी बोलते हैं। तो मान लो अधिकतम, ठीक है, 16 ईयर, ठीक है, और प्रीवियस मतलब पहले आना, ठीक है, ठीक है, पहले आना, तो उसे हम बोलते हैं प्रीक्यूरसिव प्यूबर्टी, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है, मेल की बात की जाए तो ये स्टार्ट हो जाती है 10 में, और फीमेल की बात की जाए तो 8 ईयर में, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रीक्यूरसिव प्यूबर्टी, ठीक है। तो उम्मीद और आशा के साथ आज के लेक्चर को एंड करती हूँ। आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी, ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी समझी है और उम्मीद करूंगी कि ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई होंगी। एक चीज और समझ लो कि जो फीमेल में है, ठीक है, फीमेल में, ठीक है, फीमेल में जो oogenesis है वो कब स्टार्ट हो जाती है? तो याद रखना, उसकी इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ही, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ही, यानी कि जब एक बच्ची का जन्म स्टार्ट ही हो रहा होता है, माँ के गर्भ में ही हो रहा होता है, तभी oogenesis स्टार्ट हो जाती। बट जो मेल है उसके अंदर प्यूबर्टी के टाइम ही स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का लेक्चर अमेजिंग लगा होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पर आपको बहुत अमेजिंग लेक्चर अपलोड करती रहूंगी। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। तो सपोर्ट कीजिए गाइस, मैं आपको पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ आप तक लेक्चर अपलोड करूंगी, बहुत ही सरल और सीधी सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।